Hi बच्चों, वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी। आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बच्चे, हमने ये सीरीज शुरू कर दी है तुम लोगों के PYQ, तुम लोगों को MCQ अच्छे से करवाने के लिए, बिकॉज दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड यू नो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। सो आज हम लोग करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एंड बच्चे, पिछले 10 साल से 35 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले 10 साल से जितने क्वेश्चंस आए हैं उनमें से 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस टुडे। राइट बच्चे, सो ध्यान से क्वेश्चन दें। चलिए, सो फोकस है बच्चे। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीट 2020 का क्वेश्चन है। यस बच्चों, वेरी इजी इट इज। सो हियर यू कैन सी क्या है यहाँ पे। एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स 80। यस, adenine pairs with thymine through 1, galat. So adenine pairs with thymine through 3, no, it does not pair with thymine, नहीं। बहुत easy था। A is the correct answer, isn't it? सबसे easy question। अगला question है कि purines found in both DNA and RNA। नीट 2019 का question है। मैं हमेशा तुमसे कहती हूँ इस पार्ट से question आएगा ही आएगा। हमें पता है बच्चे किसकी बात हो रही है? प्यूरीन्स की। मैंने एक ट्रिक दे रखा है आप लोगों को, प्यूगा, राइट। ग्वानिन एंड एडेनिन, ग्वानिन एंड एडेनिन, दीज आर द प्यूरीन्स। सो अगर मैं बात करती हूँ हमारे आरएनए की, सो आरएनए में बस थाइमीन की जगह क्या है? यूरेसिल है, राइट। बाकी तो एडेनिन और ग्वानिन ही आएगा। सो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन तो तुम्हें अच्छे से खुशी से 4 नंबर दिलाते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद द न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स दैट। जल्दी बताओ, ये जो एसोसिएशन है हिस्टोन का, H1 का एक न्यूक्लियोसोम के साथ, वो क्या इंडिकेट करता है? कि डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, डीएनए कंडेंस होकर क्रोमेटिन फाइबर बना चुका है, डीएनए डबल हेलिक्स एक्सपोज्ड है, या ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग। वेरी इजी। यहां से एक और तरह का क्वेश्चन करेंगे। आई एम प्रिटी श्योर आप बच्चों ने आंसर दे दिया होगा। सो इट इज द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू अ क्रोमेटिन फाइबर। याद आया? जब हिस्टोन्स की बात करते हैं हम ऑक्टामर बनाते हैं, H2A, राइट, H2B, इसके दो सब यूनिट्स, H3, H4, इन सब के दो सब यूनिट्स, राइट। दे आर मेकिंग द ऑक्टामर। फिर डीएनए इसके ऊपर रैप अप करेगा। यहाँ पे H1 आ गया, कंडेंसेशन शो कर रहा है, राइट। ये हमारे पास जब डीएनए इस ऑक्टामर पर रैप हो गया, ये हमारा क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम, राइट, न्यू बॉडी, न्यूक्लियोसोम। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो यहां से एक और तरह का जो क्वेश्चन आ सकता है बच्चे, वो ये है कि ऑक्टामर में कौन कौन से हिस्टोन्स हैं। सो H2A की 2, H2B की 2 सब यूनिट्स, H3 एंड H4। सो H2A, H2B, H3, H4, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, so the next, in sea urchin, DNA which is double stranded, 17% of the bases were shown to be the cytosine, the percentage of other 3 bases। टाइम दे रही हूं, सॉल्व करो इसे। अगेन तुमको पता है कहां से क्वेश्चन आया है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार आ सकते हैं। जल्दी 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 बच्चे, यस, करे सॉल्व। चलो, चारगफ रूल आ गया। ए, जितना एडेनिन उतना थाइमीन, हमको पता है। सो यहां पे बोला गया है, और जितना साइटोसिन उतना ग्वानिन, चारगफ रूल, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। यही एक हॉलमार्क था उस 3D स्ट्रक्चर के लिए, डीएनए के लिए। सो 17% बेसिस अगर मेरे साइटोसिन है, तो 17% ही मेरा ग्वानोसिन होगा, राइट, ग्वानिन होगा रादर, राइट, साइटोसिन और ग्वानिन। सो कितना हो गया? ये यहीं पे ही मेरा आ गया ना बच्चे, 34%। सो बचा हुआ कितना रहेगा? माइनस कर लो 100 में से, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, राइट। ए भी 17% हो गया, सो जी भी 17% हो गया। सो इस ऑप्शन में 8.5 था, डायरेक्ट कट करो, राइट। इस ऑप्शन में 34% था, डायरेक्ट कट करो। सो ऑप्शन कैंसलेशन, एलिमिनेशन मेथड भी काम आएगा। सो 33 हमें पता है 66, और यहाँ पे आ गया हमारा 34, टोटल हमारा हो गया 100। हमारा आंसर निकल गया। सो जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमीन होगा, जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा, राइट। चलिए, सो डायग्राम दैट शोज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द जेनेटिक एप्लीकेशन ऑफ डीएनए, ये डायग्राम हमारे सामने है। ये बच्चे नीट 2013 के साथ साथ नीट 2021 में भी तुमको ये मिलता है। ये क्वेश्चन कहीं पीछा नहीं छोड़ रहा। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे बेसिक। क्या बता रहा है ये? पता है हमें बहुत अच्छे से। ध्यान से देखिए बच्चे, यस, फटाफट।
जी। सो ये देखो डीएनए टू एमआरएनए, हमें पता है डीएनए सेल्फ रेप्लिकेट करेगा, डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन। सो यहाँ पे जब आप रिवाइज करो 2 और पॉइंट्स को ऐड करो। क्या है वो पॉइंट्स कि जब तुम ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में देखते हो, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल भी सीधा साइटोप्लाज्म में है, सो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में होगी। बट इफ यू टॉक अबाउट द यूकैरियोट्स, अगर तुम यूकैरियोट्स की बात करो सो ट्रांसक्रिप्शन होती है न्यूक्लियस में। रिमेंबर दिस, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना। सो एमआरएनए से प्रोटीन बना ट्रांसलेशन, और ये प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। क्रिक ने बताया था। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा जो तुम लोगों को मार्क करना है। सो नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन सेमी कॉन्जर्वेटिव नेचर। राइट, रेप्लिकेशन का सबसे पहले किसने शो किया? क्या फंगस ने, बैक्टीरियम ने, प्लांट ने, वायरस ने? जल्दी जल्दी जल्दी। So the correct answer is bacterium. What is the correct answer here? The correct answer is bacterium. Right? चलिए बच्चे, next select the correct match. राइजोम, राइबोसोम, राइबोजाइम, देखा राइजोम बोल रही हो, राइबोजाइम, न्यूक्लिक एसिड, F2 into recessive parent dihybrid, TH Morgan ट्रांसडक्शन, G मेंडल ट्रांसफॉर्मेशन। सो हमको करेक्ट मैच बताना है, करेक्ट मैच। सो ये भी इजी है। कैसे? कैसे? देखो ये दो सबसे मेन एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये दो सबसे मेन एक्सपेरिमेंट्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशन किसने दिया था? ग्रिफिथ ने। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहां से हमारे पास आया? ग्रिफिथ जी से। ट्रांसडक्शन दिया है बच्चे हर्शे एंड चेज ने। राइट, ये दिया है किसने? हर्शे एंड चेज ने। देखा, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। मॉर्गन ने तो क्या है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स ना, लिंकेज के बारे में बताया। मेंडल जी ने क्या, फादर ऑफ जेनेटिक्स ही इज। और F2 इंटू रिसेसिव पेरेंट हो, रिसेसिव पेरेंट मतलब होमोजाइगस रिसेसिव, देन इट इज नॉट द डाइहाइब्रिड क्रॉस, इट इज द टेस्ट क्रॉस। क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चे? टेस्ट क्रॉस। सो राइबोजाइम हमको पता है व्हेन RNA इज एक्टिंग एज एन एंजाइम, सो इट इज आल्सो अ न्यूक्लिक एसिड। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, चलिए नेक्स्ट। फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ, किसके एक्सपेरिमेंट से फाइनल प्रूफ आया था कि इट इज द डीएनए व्हिच इज एक्टिंग एज द जेनेटिक मटेरियल? जल्दी जल्दी जल्दी। यस, हर्शे एंड चेज। ऑलवेज रिमेंबर, आई होप तुम लोगों ने आंसर दे दिया होगा इसका। ट्रांसडक्शन का जो एक्सपेरिमेंट था, राइट, याद आया वो ट्रांसडक्शन का एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेज। बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियोफेज, रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट, रेडियो लेबल्ड प्रोटीन कोट, रेडियो लेबल्ड डीएनए। बस ऐसे ही रिवीजन करते चलो क्वेश्चंस के साथ साथ। सो जब तुम एक चैप्टर कंप्लीट करते हो, PYQs को सॉल्व करो, तुम्हें भी याद रहेगा तुमने कितना चैप्टर कर लिया है, कितना नहीं। और इस क्वेश्चन को भी आंसर कर दो, NCERT से है, हम लोग देख सकते हैं हर चीज अभी तक NCERT से है। सो टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन ऑन विंका रोजिया, विक्सिया फेबा, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर या ई कोलाई बच्चे। राइट, टेलर की बात हो रही है, पता है ना, सेमी कॉन्जर्वेटिव नेचर। यस, सो आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया, एंड आई एम प्रीटी श्योर दे ही दिया होगा। विक्सिया फेबा, पता है ना, मेसल्सन एंड स्टाहल, मेसल्सन एंड स्टाहल ने ये प्रूव किया था। राइट, तब हमने किस पे पढ़ा था? ई कोलाई पे, सेमी कॉन्जर्वेटिव नेचर। लेकिन जब हम टेलर की बात करते हैं तो टेलर ने किस पे? इस विक्सिया फेबा बीन्स पे ये प्रूव किया था। और इन्होंने क्या यूज किया था? इन्होंने रेडियो एक्टिव, राइट, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज किया था। नेवर एवर फॉरगेट दिस, ये भी NCERT से ही है क्वेश्चन। यहाँ मेसल्सन और स्टाहल ने नाइट्रोजन को यूज किया था, बट दैट नाइट्रोजन वाज नॉट रेडियो लेबल्ड। हेवी और लाइट नाइट्रोजन की बात हुई थी, 14 एंड लाइट, 15 एंड हेवी, राइट। लेकिन जब हम टेलर के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, विक्सिया फेबा की बात करते हैं, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन उन्होंने
यूज किया था। चलिए नेक्स्ट, सो मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट्स राइट गिवन बिलो एक्सेप्ट। Yes, except it should be able to express itself in the form of Mendelian character. It should be able to generate its replica. It should be unstable structurally and chemically. It should provide the scope for slow changes that are required for evolution. So statements को ध्यान से देखो तो साफ पता लगता है यहाँ गड़बड़ है। अनस्टेबल नहीं, जेनेटिक मटेरियल को तो स्टेबल होना चाहिए। और ये देखो इस एमसीक्यू के साथ मैंने जेनेटिक मटेरियल के फीचर्स भी रिवाइज कर लिए, मुझे पता लग गया, मैंने तो जेनेटिक मटेरियल के पूरे फीचर्स रिवाइज कर लिए, मुझे पता लग गया इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ in the form of Mendelian character. It should provide the scope for the slow changes. It should be able to generate its replica. Done. चलिए, so transformation was discovered by Michelson and Stahl, Hershey and Chase, Griffith और Watson and Crick. Transformation देखा, एक ही क्वेश्चन से किस तरह से अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम लोगों ने अभी किया ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, सो अलग से भी पूछ लिया गया कि डिस्कवर किसने किया था। सो हमने साइंटिस्ट के नाम को भी याद रखना है, किया क्या था एक्सपेरिमेंट वो भी याद रखना है। ये दो मेन एक्सपेरिमेंट है जो प्रूव करते हैं कि इट इज द डीएनए व्हिच इज द जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ का, उसकी बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन की थी मैक्लियोइड, मैककार्टी ने, एवरी ने। हाँ जी, रिवाइज करना इसको भी। उसके बाद ट्रांसडक्शन, हर्शे एंड चेस, राइट। जिसमें इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन हम पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए? कौन सी चीज आरएनए पे एप्लीकेबल नहीं है? हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस, चारगेफ रूल, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, या 5' फॉस्फोराइल एंड 3' हाइड्रोक्सिल एंड। नॉट एप्लीकेबल। जल्दी, यस, चारगेफ रूल। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कैसे, वो तो सिंगल स्ट्रैंडेड है। पहले यही चीज सिंगल स्ट्रैंडेड है, जितना एडेनिन है उतना यूरेसिल, ये सब हम तो डिस्कस ही नहीं करेंगे। चारगेफ रूल तो यही बताता है जितना प्यूरिन उतना पिरिमिडीन, स्पीसीज स्पेसिफिक है इनकी वैल्यूज, यही सारी चीजें, तो वो आरएनए के केस में एप्लीकेबल नहीं है। और बीच में हम देखते हैं कि आरएनए के लूप लाइक स्ट्रक्चर्स को भी देखते हैं बच्चे हम लोग, और हमें पता है जब आरएनए से डीएनए से एमआरएनए बना, फिर आगे हम लोग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाए, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग तो वो दिखाएगा ही। चले, सो ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स दे आर यूज्ड टू इलोंगेट। यस बच्चे, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स दे आर यूज्ड टू इलोंगेट। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स है वो क्या इलोंगेट करती है? दे आर यूज्ड टू इलोंगेट। यस, इज इट द लेगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क, लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क, लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क, या लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क? हुआ ना दिमाग में, पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, पूरी डीएनए एप्लीकेशन आ गई। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, एंड यस इट इज सी। याद करो, ये वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क बनाया, एक स्ट्रैंड है मेरा 5' टू 3', दूसरे की पोलैरिटी है 3' टू 5'। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो पूरा कंसेप्ट रिवाइज करो। हमें पता है 5' टू 3', जब ये हमारा रुको, इसको इस तरह से लिखते हैं, 3' मेरे को बनाना इजी रहेगा, 5', ये तो बेसिक चीज है, 3', 5'। तो मुझे एक चीज बहुत ज्यादा अच्छे से पता है जब मैं 3' से 5' की बात करती हूँ, when this is the template strand, when this is the template strand, क्योंकि मुझे पता है synthesis is always in 5' to 3' डायरेक्शन। यहाँ आरएनए प्राइमर आएगा, यहाँ 5' होगा, यहाँ 3', इट विल बी द कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। एक और क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि जब टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' टू 5' है, राइट, 3' टू 5' है, सो कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस वी विल हैव अ लीडिंग स्ट्रैंड, एक लीडिंग स्ट्रैंड हमको उसके कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। अब यही डायरेक्शन है, इसी तरह से तुम्हारी हेलिकेज चलेगी, इसी तुम्हारा इसी तरह स्ट्रैंड बन रहा है रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ। अब यहाँ पे अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, राइट, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, यहाँ आएंगे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, दिस इज आर लैगिंग स्ट्रैंड, और एक एक फ्रेगमेंट को मैंने कहा है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। सो व्हाट इज इट? इट इज माय लैगिंग स्ट्रैंड। व्हाट इज इट? इट इज माय लैगिंग स्ट्रैंड। सो दैट्स द पॉइंट हियर बच्चों, ठीक है, ये यहाँ पर
पॉइंट आ गया। सो यहाँ पे इसीलिए आंसर था कि ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। चलिए, सो नेक्स्ट, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स द ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। नीट 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। जब पहली बार मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था मैंने भी गड़बड़ की थी। लेट्स सी तुम में से कितने करते हैं, फटाफट आंसर दो। यस बच्चों, क्विक। चलिए, सो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है। आई एम प्रीटी श्योर कुछ बच्चों ने फटाफट हेलिकेज मार्क किया होगा, क्योंकि हमने तो फोकस किया ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स पे, पर हमने मिस कर दिया ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन पूछा है। सो जब ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन हमें पता है, जब तब डीएनए खुलेगा तो कौन खोलेगा, एक एक स्ट्रैंड ओपन होगा, हमें पता है एक ही स्ट्रैंड से एमआरएनए बनेगा, तब आ जाता है रोल हमारी आरएनए पॉलीमरेज का। राइट, यूकैरियोट्स में सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, नहीं, प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज है। यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 and 3 आर देयर। राइट, इसको नोट करो, इसीलिए क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़नी है। चलिए, सो व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्ट्रेच ऑफ डीएनए। ये देखो, अब जिसका ट्रांसक्रिप्शन के कंसेप्ट क्लियर है वो ध्यान से आंसर दे देगा, वो बच्चा डायरेक्टली आंसर कर देगा। यस बच्चे, फटाफट। मैंने देखते ही मुझे आंसर पता लग गया, अब आप लोग बता दो फटाफट फटाफट। यस, काफी टाइम हो गया, ये बी होगा आंसर। अब इसको देखो, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। जब तुम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करते हो, यहां पे भी स्पेसिफाइड था टेम्पलेट स्ट्रैंड। सो व्हेन वी स्पेसिफाई दैट, जब भी हम बात करते हैं डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड की, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, सो देखो एक स्ट्रैंड 3' to 5', दूसरा स्ट्रैंड 5' to 3'। सो हमको पता है एक प्रमोटर आएगा, राइट, एक टर्मिनेटर आएगा, बीच में स्ट्रक्चरल जीन है, और यहां मेरे पास क्या आने वाला है, दिस इज माय स्ट्रक्चरल जीन। सो जो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है, दैट इज टेम्पलेट, ऑपोजिट टू इट कोडिंग। अब यहाँ पे 2-4 चीजें रिवाइज कर लो, ये जरूरी है, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन और आ जाए ऐसा, ठीक है। प्रमोटर, टर्मिनेटर, बीच में स्ट्रक्चरल जीन, ये मेरा टेम्पलेट और ये मेरा कोडिंग। सो याद रखना, ये सिर्फ कंफ्यूज करने का तरीका है। टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोडिंग को ही कॉपी किया होगा, पर हमें तो पता है ट्रांसक्रिप्शन में टेम्पलेट को कॉपी किया जाता है, क्योंकि सिंथेसिस इज ऑलवेज इन 5' to 3', हियर इट इज 3' to 5'। नॉन कोडिंग भी कहते हैं, एंटी सेंस भी कहते हैं, नेगेटिव स्ट्रैंड भी कहते हैं, कोडिंग को नॉन टेम्पलेट, बाकी सारे इसके लिए पॉजिटिव वर्ड है कि इसको सेंस स्ट्रैंड कहा, प्लस स्ट्रैंड कहा, लाइक दिस, राइट, लाइक दिस मेरा बच्चा। और दूसरी चीज, अब देखो हमें पता है जब भी डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए में एट द प्लेस ऑफ थाइमीन यूरेसिल, राइट, यूरेसिल विल बी देयर। अब मैं एक सीक्वेंस बताती हूँ, डीएनए है यहाँ ACGC, चलो ऐसे रैंडम बना रही हूँ, ACGC ACGC मान लो। अब मुझे पता है मेरे कोडिंग पे यहाँ पे थाइमीन ही होगा, मुझे पता है यहाँ मेरा G का C से G, यहाँ पे फिर से T है ना, G C, यहाँ पे क्या आ जाएगा G T और अगेन G, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अब मेरा mRNA, मैंने तुम्हें जस्ट अभी कहा टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ 3' to 5' जो होगा वहां 5' to 3', यही चीज होगी। सो अब अपने आप देखो, A की जगह आ जाएगा U, C की जगह क्या आ जाएगा G, G की जगह क्या आ जाएगा C की जगह आ गया G, A की जगह U, A के कॉम्प्लीमेंट्री, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। सो C के कॉम्प्लीमेंट्री G के कॉम्प्लीमेंट्री C के कॉम्प्लीमेंट्री G, A के कॉम्प्लीमेंट्री U, C के कॉम्प्लीमेंट्री G, यही मेरा mRNA बनेगा, एक बार चेक कर लेना। अब ये मेरा mRNA बना, ये मेरा कोडिंग स्ट्रैंड है। अगर तुम देखो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है कोडिंग स्ट्रैंड के साथ भी, mRNA पे भी तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। सो यहाँ पे
जो कोडिंग स्ट्रैंड पे है, जहां टी होगा उसकी जगह पे सिर्फ यू होगा, बाकी जो कोडिंग स्ट्रैंड पे है सेम चीज तुमको मिलती है तुम्हारे mRNA पे. Same thing you people will get in your mRNA, the same sequence you people will get there, right? So मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, मैंने कोडिंग देखा, क्योंकि अब मुझे ये चीज पता थी, मेरा कंसेप्ट क्लियर था, तो मैंने देखा कोडिंग स्ट्रैंड. तो जब मैंने कोडिंग स्ट्रैंड देखा, सारी ऑप्शंस देखी, टी की जगह यू लगाया, टी की जगह यू लगाया, यहाँ पे भी टी की जगह यू लगाया, टी की जगह यू लगाया, बाकी सब सेम. दैट्स ऑल. मैं क्यों वहां पे अपना टाइम वेस्ट करूं, मुझे फिजिक्स के लिए टाइम बचाना है, मुझे फिजिक्स के लिए टाइम बचाना है, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं वहां कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बना के देखने में, मैंने सीधा आंसर करना है. ठीक है, मैंने फिजिक्स के लिए टाइम बचा लिया. दैट्स ऑल. चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बच्चे. यस, आउट ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट क्विकली. Franklin Stahl coined the term linkage. Punnett square was developed by British scientists. So spliceosome take part in translation. Transduction was discovered by Altman. Correct statement बतानी है. Go for the elimination method. Go for the elimination method. सो बच्चे यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा ये कि पन्नेट स्क्वायर डेवलप किया था ब्रिटिश साइंटिस्ट ने. लिंकेज का नाम सुनते ही मॉर्गन को याद करो, स्टेटमेंट को कैंसिल करो. ट्रांसलेशन में स्प्लाइसियोसोम नहीं, स्प्लाइसियोसोम आते हैं तुम्हारे आरएनए प्रोसेसिंग में, जब स्प्लाइसिंग होती है, राइट, जब स्प्लाइसिंग होती है. ट्रांसडक्शन हर्शे एंड चेज. ऑल्टमैन ने क्या किया था, इन्होंने न्यूक्लिन से न्यूक्लिक एसिड नाम लिखा था. चलिए, so now AGGTATCGCAT is a sequence from the coding strand. What will be the corresponding sequence of transcribed mRNA? अभी तुम्हें बताया. So जो बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है बच्चे, उसकी ऑब्वियसली उसकी ऑटोमेटिकली स्पीड भी ज्यादा होगी, राइट, उसकी ऑटोमेटिकली स्पीड भी ज्यादा होगी. सो अब तुम्हें पता है किसकी जगह पे क्या लगाना है, तुम्हारा आंसर बाकी का सेम रहेगा, राइट. हैव अ लुक, डायरेक्ट देख के आंसर बता पाओगे. डेफिनेटली इट इज ए, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस दे रखा है. सो कोडिंग स्ट्रैंड में टी की जगह यू लगा लो, mRNA में वही होगा. टी की जगह यू लगा लो, mRNA में वही होगा. बात खत्म. हमने कितना सारा टाइम बचा लिया. चलिए, which of the following RNA should be most abundant in the animal cell? Which of the following RNA should be most abundant in the animal cell? एनिमल सेल में सबसे ज्यादा abundant कौन सा RNA होना चाहिए? Which one should be the most abundant in animal cell? We know the correct answer. It is the ribosomal RNA. ये राइबोसोम बनाता है. सबसे ज्यादा है हमारा राइबोसोमल RNA, उससे कम tRNA, अडाप्टर RNA, सबसे कम है mRNA. Yes, मिनिमम है mRNA. सबसे ज्यादा कौन सा हुआ? राइबोसोमल RNA. उसके बाद आ गया तुम्हारा tRNA और सबसे कम है हमारा mRNA, right? Remember this. चलिए, spliceosomes are not found in the cells of fungi, animals, bacteria or plants. Spliceosomes, they are not found in the cells of. Yes बच्चे, कहाँ नहीं होंगे spliceosomes? Quick. Of course, they will not be there in the case of बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के केस में स्प्लाइसियोसोम्स नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि बच्चे आरएनए प्रोसेसिंग, आरएनए की स्प्लाइसिंग, तुम्हारे एक्सॉन इंट्रॉन की कटिंग, कैपिंग एंड टेलिंग सिर्फ और सिर्फ है यूकैरियोट्स में. प्रोकैरियोट्स में वो एब्सेंट है. बाकी सारे के सारे सेल्स यूकैरियोटिक हैं. चलिए, सो इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन इज, स्ट्रक्चरल जीन का इक्विवेलेंट क्या है? विच वन इज द इक्विवेलेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन? क्या होगा इसका आंसर? इक्विवेलेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन. चाहो वीडियो को रोक लो, फिर आंसर करो, फिर आंसर चेक करो, राइट बच्चे. अल्टीमेटली सॉल्व करना अच्छे से. यस, इट इज द सिस्ट्रॉन. याद है ना,
जीन तो बहुत बहुत कुछ करता है भाई, जीन रेप्लिकेशन में भी रोल प्ले कर रहा है, जीन म्यूटेशन में भी रोल प्ले कर रहा है, टीआरएनए भी बना रहा है, राइबोसोमल आरएनए भी बना रहा है, प्रोटीन भी बना रहा है। सो जब हमें स्पेसिफाई करना है कि डीएनए का वो हिस्सा राइट जो प्रोटीन बनाने से जुड़ा हुआ है, सो वी यूज द वर्ड सिस्ट्रॉन फॉर दैट, राइट, वी यूज द वर्ड सिस्ट्रॉन फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट, so which of the following rRNAs, ribosomal RNAs, act as structural RNA as well as ribozyme in bacteria? जल्दी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जल्दी, which of the following rRNAs act as a structural RNA as well as ribozyme in bacteria? So the correct answer here is 23S ribosomal RNA. So एक राइबोजाइम की तरह भी एक्ट करेगा। इवन जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज पढ़ते हैं, वो भी तो क्या है, राइबोजाइम है। सो डीएनए डिपेंडेंट, ध्यान से पढ़ना, डीएनए पे डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इट कैटालाइजेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए व्हिच इज कॉल्ड एज, यस, व्हिच इज कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज करेगी ट्रांसक्रिप्शन on one strand of DNA which is called the, yes, which is called the टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या पोलैरिटी रहेगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये याद रखना। टेम्पलेट को और क्या कहते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, एंटी स्ट्रैंड सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, माइनस स्ट्रैंड कहते हैं। सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन, ये भी हमने सॉल्व किया था जब हमने क्लास लगाई थी, है ना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर, ये एक बेस पेयर और दो बेस पेयर में 0.34 नैनोमीटर है, एंड द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन अ डबल हेलिकल 6.6 into 10 to power 9 बेस पेयर। सो अब जल्दी से बतानी है लेंथ। सो ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें वैसे ही बता देती हूँ, सॉल्व करवा देती हूँ, पर पहले देखो, कोशिश करो, आंसर करो, कोशिश करो जरा, बहुत इजी है। इसको हम कन्वर्ट करके भी सॉल्व करते हैं, याद है किसी को, नैनोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमारे एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट दे रखा है 2.2 मीटर। कोई बच्चा जिसने बुक से नहीं रिवाइज किया वो डर जाएगा, कितना खतरनाक क्वेश्चन आ गया, पर एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट बताया है कि ह्यूमन का डीएनए इट इज नियर अबाउट 2.2 मीटर। सो अब हमारे पास ये 6.6 into 10⁻⁹ बेस पेयर है, राइट। उसको तुम ये कन्वर्ट भी करते हो, ये मीटर यूनिट चेक करना, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 10⁻⁻⁻⁹ है या 10⁻⁻⁻6 है, एक बार चेक करना है इसको। चलो, सो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग conditions there will be no change in the reading frame of falling mRNA। मतलब हमने ट्रांसक्रिप्शन नहीं छोड़नी है, ट्रांसक्रिप्शन से टॉपिक क्वेश्चंस हमें बार बार आ रहे हैं, so we are not allowed to leave that। So under which of the following conditions there will be no change in the reading frame of falling mRNA? Yes, so of course the correct answer is deletion। GGU from 7th 8th and 9th। GGU कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया हमारा GGU? yes, this is the GGU, this one। क्योंकि मैंने 3 चीजों को इकट्ठा डिलीट किया, मतलब मैंने एक अमीनो एसिड डायरेक्ट निकाल दिया, बाकी के रीडिंग फ्रेम में उसने कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं लाई। अगर मैं एक को इंसर्ट करूं, किसी एक को डिलीट करूं, तो पूरे का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें तो पता है कोडोन इज ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस। हमारा कोडोन क्या है, एक ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस है। So which of the following features of genetic code does not allow bacteria to produce the human insulin by recombinant DNA technology? कौन सा फीचर जेनेटिक कोड का अलाउ करता है बैक्टीरिया को टू प्रोड्यूस द ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? कि जेनेटिक कोड स्पेसिफिक है, इट इज नॉट एम्बिगुअस, राइट, इट इज रिडंडेंट, या इट इज नियरली यूनिवर्सल। वेरी इजी, इट इज नियरली यूनिवर्सल। और कभी भी यहां मत कंफ्यूज होना कि नॉट, हाँ नॉट एम्बिगुअस इज राइट, मतलब वही बात है, अनएम्बिगुअस, नॉन एम्बिगुअस इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, चलो। सो इफ देयर आर 999 bases in an RNA that code for a protein with 333 amino acids, and the base at position 901 is deleted such that the length of the RNA becomes 9998 bases,
हाउ मेनी कोडोन्स विल बी ऑल्टर्ड, बताना जरा, लो जरा अपना समय बताओ जरा, कितने कोडोन्स ऑल्टर किए जाएंगे, कितने? यस, सो ये आ गया 33। कैसे? अपने आप देखो, 999 बेसिस, कितने अमीनो एसिड बनाएंगे? 333। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा एक कोडोन है उसमें कितने कितने बेसिस चाहिए होते हैं? 3। सो जब हमारा कौन सी पोजीशन पे, 901 पर, मतलब हमारे 990 तक चीजें सही रही, बिल्कुल बढ़िया रही। कितने अमीनो एसिड बचे? 99, मतलब 33 कितने बेस पेयर्स बचे? 99। तो मतलब कितने अमीनो एसिड अफेक्ट होंगे? 33, क्योंकि चेंजेस कहाँ आए हैं? 901 पे, इसीलिए आंसर 33 है। राइट, दोबारा बता रही हूँ एक बार, देखो ना, बेसिस है हमारे 999, हमें पता है 3 बेसिस का एक कोडोन है, 3 बेसिस एक अमीनो एसिड बनाएंगे, मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, मेरा आंसर हो गया 333 कि 999 बेसिस आर गोइंग टू फॉर्म 333 अमीनो एसिड्स। राइट, अब मेरे को पता है चेंजेस आए 901 में, सो मतलब अच्छा 901 में चेंजेस आए, तो 900 तक, राइट, 900 तक चीजें नॉर्मल रही, मतलब मेरे 300 अमीनो एसिड नॉर्मली बने, सो टोटल 33 बनने थे, तो बाकी के 33 में डिफेक्ट आ गया। इस तरह से ये है तुम्हारा सही सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडोन? कौन करेगा शुरुआत तुम्हारी प्रोटीन सिंथेसिस की? वेरी इजी, यूए, यूएजी, एयूजी, यूजीए। यस यस, आई एम प्रीटी श्योर तुम सबको पता है एयूजी, दिस विल कोड फॉर योर मिथियोनिन, विच इज द इनिशिएटर कोडोन। और कुछ एक सिनेरियो में बच्चे तुम्हारा जीयूजी वेलिन भी इनिशिएटर कोडोन की तरह एक्ट करता है। राइट, और ऐसे याद रखना, यू 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 आग, ठीक है, अगा, ऐसे याद रखना, यू 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 आग, अगा, these 3 are your stop codon. What are they? They are your stop codon, right? So बाकी के तो क्या हो गए मेरे? स्टॉप कोडोन हो गए। AUG ही है जो मिथियोनिन बनाता है, और क्या है? इनिशिएटर कोडोन। और कुछ जगह पे कई बार GUG वेलिन भी एक इनिशिएटर कोडोन की तरह एक्ट करता है। सो द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन क्या है वो? बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम, रिकॉग्निशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल, अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटीकोडोन। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? Of course, there will be the charging of tRNA. अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA मतलब चार्जिंग ऑफ tRNA। उस tRNA को चार्ज किया जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड को उसके साथ जोड़ा जाएगा। So firstly, there is the charging of tRNA. Many ribosomes may associate with a single mRNA to form multiple copies of a polypeptide simultaneously. Same time पर multiple copies बनी। So ऐसा जो राइबोसोम, such strings of ribosome are termed as, yes बच्चे, so I hope you have answered it. So of course it is polysome. इसको हम पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। किसके केस में हमने ये चीज पढ़ी है? हमने ये चीज पढ़ी है हमारे प्रोकैरियोट्स के केस में। राइट, प्रोकैरियोट्स के केस में। ये देखो, ये आ गया। राइट, mRNA से ये सारे राइबोसोम जुड़ गए, साइमल्टेनियसली लगाई है इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। सो व्हाट्स दैट? पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम। कहाँ देखा? प्रोकैरियोट्स में देखा। So a complex of ribosome when it is attached to a single strand of RNA is known as a complex of ribosome when it is attached to a single strand of RNA, it is known as, again same type of question, polysome. कितने सारे राइबोसोम तुम्हारे एक ही mRNA से सिंगल स्ट्रैंड से जुड़े हैं?
पॉलीजोम पॉलीराइबोसोम, दोनों नीट के PYQs, राइट, दोनों नीट के PYQs है। अपने आप देखो, एक 2018 का क्वेश्चन है, दूसरा 16 का क्वेश्चन है। इसीलिए कहा जाता है कि PYQ प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नेवर नो तुमको एज सच क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अपने आप देखो, एक 2016 एक 2018 का क्वेश्चन है, कितने रिलेटेबल हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, एलेक्स जेफरी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एल्फ्रेड हर्शी एंड चेज, TMV, tobacco mosaic virus, Matthew Meselson and F. Stahel, Pisum sativum, so Francois, Jacob and Monod, Lacopirum. So here what should be the correct answer, kiddos? Yes, everyone. Very good. वीडियो को साथ में लाइक और शेयर जरूर करना, MCQ प्रैक्टिस करना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड वी नो द करेक्ट आंसर। मुझे बाकी नहीं पता, मुझे ये पता है मेरा ओपेरन जैकब और मोनोड का बताया हुआ है। और ओपेरन कहाँ पढ़ते हैं हम? प्रोकैरियोट्स में। कहाँ पढ़ते हैं हम? प्रोकैरियोट्स में। किसका कंसेप्ट ओपेरन क्या है बेसिकली? राइट, ग्रुप है, एक तरह से ग्रुप है हमारा पूरे जीन्स का। एक ही हमारी RNA पॉलीमरेज उन सारे जीन्स को ट्रांसक्राइब करेगी, राइट। और लैक ओपेरन क्या है? इंड्यूसिबल, मतलब बाय डिफॉल्ट इट इज स्विच्ड ऑफ एंड वी नीड टू स्विच इट ऑन, राइट। चलिए, सो नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ओपेरन एक्सेप्ट an operator, structural gene, enhancer or promoter, which is not the part of an operon. Yes, the correct answer is an enhancer बच्चे। जैसे अगर मैंने एक ओपेरन बनाया, यहाँ पे ये आए, ये रेगुलेटरी जीन आ गया, राइट। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटर, प्रोमोटर, P for promoter, P for polymerase, RNA polymerase is going to RNA polymerase is going to bind to this promoter। और अगर ऑपरेटर पे मान लो कोई रिप्रेसर जुड़ा है, तब क्या होगा? दैट इज स्विच्ड ऑफ। फिर आ जाते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, जैसे VYA जो हम पढ़ते हैं लैक ओपेरन में। ये बना रहा है हमारा क्या? यस, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y है परमिएज, A है ट्रांस एसिटाइलेज, that's the point। चलिए, so which of the following is required as inducer for the expression of lac operon? Again a repeated question and an easy question। yes बच्चों, so of course lactose, एलोलेक्टोज भी लिखा है। so ये किसकी तरह एक्ट करेगा? इंड्यूसर की तरह, राइट। रेगुलेटरी जीन हमारा क्या बनाता है? वो रिप्रेसर बनाता है। उस रिप्रेसर के साथ ही इंड्यूसर जुड़ेगा। इट विल नॉट अलाउ दिस रिप्रेसर टू बाइंड टू द ऑपरेटर एंड दिस विल हेल्प इन स्टार्टिंग द ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज हाउ इट वर्क्स। चलिए, सो एक्सप्रेस द सीक्वेंस टैग रेफर्स टू EST। यस, कहाँ पढ़ा था हमने? कहाँ पढ़ा था ये हमने? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, राइट। ये वो जीन्स हैं जो RNA की तरह एक्सप्रेस हो चुके। एक तो हम करते हैं ना कि पूरे की टैगिंग कर दी, सो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग आ गया हमारा, जो जीन RNA की तरह एक्सप्रेस्ड है। चलिए, सो इफ एडेनिन मेक्स, देखा सेम तरह का क्वेश्चन नीट 2021 में भी, इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ द DNA मॉलिक्यूल, देखा PYQ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, सेम तरह के क्वेश्चन। इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ द DNA molecule, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine in it? So adenine 30%, our thymine will be 30%, बाकी सब कैंसिल करो, डायरेक्ट आंसर मिल गया। सो इतने इजी क्वेश्चन, फ्री के नंबर। नेक्स्ट, which of the following RNA is not required for the synthesis of protein? Your NEET 2021 question। देख लो, सीधा 8 नंबर तो तुम्हें यही मिल गए। Which is not required for synthesis of protein? ट्रांसलेशन, क्या क्या चाहिए ट्रांसलेशन में? क्या mRNA चाहिए? राइबोसोम चाहिए तो डेफिनेटली राइबोसोमल RNA भी चाहिए। tRNA तो है ही हमारा अडेप्टर, सो siRNA नहीं चाहिए, राइट। siRNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA नहीं चाहिए। सो नेक्स्ट देख लो, 3 क्वेश्चन, 12 मार्क्स, important chapter, एक ही पेपर में। So for effective treatment of the disease, early diagnosis and the understanding its pathophysiology is very important,
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन। वैसे हम इसको कहाँ पढ़ते हैं, हम इसको बायोटेक में पढ़ते हैं, बट यस यू गाइस कैन आंसर दिस। कौन सी टेक्निक अर्ली डिटेक्शन के लिए सही रहेगी, राइट? अर्ली डिटेक्शन इज द वर्ड। अर्ली डिटेक्शन के लिए रहेगा बच्चे तुम्हारा एलाइजा। याद है ना, एंटीजन और एंटीबॉडी की एंटीजन एंटीबॉडी के जुड़ने के ऊपर, उनकी अफिनिटी के ऊपर, उनके एग्लूटिनेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है, राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, समझ में आई? सो दैट इज वाई एमसीक्यू प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करते रहना। तुमने खुद देखा है कि कितने क्वेश्चन साथ के साथ रिपीट हो रहे हैं। सो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो, जितना हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। डायरेक्टली अगर पीवाईक्यू करते हो ना, कई बार क्या होता है बच्चे, पीवाईक्यू से सीधे आज सच 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चे। 10 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं। आप कोई भी पेपर उठाना, वैसा ही क्वेश्चन आपको कहीं और जरूर मिलेगा। सो इसी तरह से अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। ऑल द बेस्ट। अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। जल्दी ही तुम्हारे लाइव सेशन शुरू करेंगे और सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।